नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, फिजिक्स इट्स इजी में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11 के अध्याय 11 द्रव्य के तापीय गुण और इसका अभ्यास क्रमांक है 5। इसमें दिया गया है दो आदर्श गैस तापमापी ए तथा बी में क्रमशः ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन प्रयोग की गई है। गैस तापमापी है, एक गैस तापमापी में ऑक्सीजन भरी है और दूसरे गैस तापमापी में हाइड्रोजन भरी गई है। इनके प्रेक्षण निम्नलिखित है। एक सारणी दी गई है जिसमें ताप और दाब तापमापी ए में और दाब तापमापी बी में दिए गए हैं। जल के त्रिक बिंदु से संबंधित दाब दिए गए हैं और सल्फर का सामान्य गलनांक उसके ऊपर दाब दिए गए हैं। दो भागों में हल करना है कि तापमापियों ए तथा बी के द्वारा दिए गए पाठ्यांकों के अनुसार सल्फर के सामान्य गलनांक के परम ताप क्या है। तो हमें बताना है कि सल्फर का गलनांक कितना है जिसके आधार पे। और दूसरा पार्ट जिसमें कहा है कि आपके विचार से तापमापी ए तथा बी के उत्तरों में थोड़ा अंतर होने का क्या कारण है। तो जब उत्तर आएगा तब हम इस पर बात कर लेंगे। तो अभी हाल फिलहाल हम पार्ट ए को हल कर लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसमें। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जल का त्रिक बिंदु ताप होता है, अगर उसको टीटी से प्रकट कर दें, ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर, तो ये होता है 273.16 केल्विन। अब तापमापी ए के लिए पहले बात कर लेते हैं। तो तापमापी ए के लिए ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर दे रखा है और ट्रिपल पॉइंट प्रेशर भी दिया हुआ है जल के लिए। तो प्रेशर ट्रिपल पॉइंट ये जल के लिए तापमापी ए में दिया है 1.250 गुणित 10⁵5 पास्कल। इसी प्रकार से सल्फर का सामान्य गलनांक, माना कि सल्फर का गलनांक T है, ये हमें ज्ञात करना है। और तापमापी ए में इसके संगत जो प्रेशर है वो दिया हुआ है 1.797 गुणित 10⁵5 पास्कल। ये मान हमें दिए गए हैं और अब हमें ज्ञात करना है कि ये T का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं P इज प्रोपोर्शनल टू T, अगर आयतन समान हो तो इसके द्वारा हम कह सकते हैं कि P/PT बराबर हो जाएगा T/TT। अब इसमें हमें तीन चीज मालूम है और T के मान की गणना करना है, तो हम आसानी से T के मान की गणना कर सकते हैं। तो T का मान हमें प्राप्त हो रहा है P/PT गुणित TT। आप मान रखिएगा। तो P का मान है 1.797 गुणित 10⁵5 बटे 1.250 गुणित 10⁵5 गुणित 273.16। जब हम इसे हल करेंगे तो T का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 392.69 केल्विन। तो ये हमारे तापमापी ए के लिए कि तापमापी ए ने सल्फर का गलनांक इतना बताया है, ये हमारा एक उत्तर आ गया, तापमापी ए से संबंधित है। अब यही बात को हम तापमापी बी के लिए भी करना चाहेंगे। तो तापमापी बी के लिए यहाँ क्या दिया गया है। तो देखिए ट्रिपल पॉइंट प्रेशर जो है, अगर उसको PT डैश से प्रकट कर दें तो उसका मान दे रखा है 0.200 गुणित 10⁵5 पास्कल। इसी प्रकार से प्रेशर दे रखा है सल्फर के लिए, वो है 0.287 गुणित 10⁵5 पास्कल। और जल का त्रिक बिंदु ताप हम जानते ही हैं, उसको चाहे तो आप TT डैश से प्रकट कर दें तो वो 273.16 केल्विन है। अब यहाँ पर भी हमें T का मान ज्ञात करना है, या T डैश, क्योंकि दूसरा तापमापी है इसलिए इसको T डैश से प्रकट कर देते हैं, तो T डैश का मान निकाल लेते हैं। एक बार पुनः वही सूत्र प्रयुक्त करते हैं और हम लिखते हैं कि P/PT डैश लगा दें और ये बराबर हो जाएगा T/TT डैश। तो इसके द्वारा हम T का मान निकाल लेंगे तो T बराबर हो जाएगा P डैश बटे P डैश T गुणित T डैश। अब आप तीनों मान रख दें तो
हम यहाँ पर मान रखकर अपने उत्तर की गणना कर लेते हैं। तो पी डैश का मान है 0.289 गुणित 10 की घात 5 और नीचे है 0.200 गुणित 10 की घात 5 और ये हो जाएगा 273.16 केल्विन। टी डैश बराबर, तो टी डैश इसको हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा मान 351.98। ये हमारा थर्मामीटर बी जो है, गैस तापमापी बी जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त की गई थी, उसके लिए उत्तर है। हमने इसके पहले देखा है कि टी का मान जो प्राप्त हुआ है, टी वो है 392.69 392.69 केल्विन। अब एक ही चीज को हमने दो अलग अलग थर्मामीटर से मेजर किया और हमें दो उत्तर प्राप्त हो रहे हैं, जबकि हमारे प्रेक्षण में कहीं कोई मिस्टेक नहीं है। तब जो बी वाला पार्ट है इस प्रश्न का, आप उस पर थोड़ा ध्यान दें कि वो कह रहा है कि आपके विचार से थर्मामीटर ए तथा बी के उत्तरों में थोड़ा अंतर का क्या कारण है। पहली चीज तो ये, दोनों तापमापियों में कोई दोष नहीं है, ठीक है, फिर भी अंतर है, क्या कारण हो सकता है। दूसरा कि दो पाठ्यांकों के बीच की विसंगति को कम करने के लिए इस प्रयोग में और क्या प्रावधान आवश्यक है। ठीक, तो दोनों के अंतर हमें सामने आ चुके हैं। अब हमें इसका उत्तर देना है कि क्या कारण है पहली बात तो, और इस अंतर को हम कम कैसे कर सकते हैं। ठीक, कि जो प्रमाणित आयतन गैस तापमापी है, इसके अंदर कल्पना की गई है कि जो गैस प्रयुक्त की जाती है वो आदर्श गैस होगी, परंतु हम जानते हैं कि कोई भी गैस आदर्श नहीं है। हमने पहले वाले में ऑक्सीजन का उपयोग किया, दूसरे वाले में हाइड्रोजन का उपयोग किया, दोनों आदर्श गैस नहीं है। तो चूंकि आदर्श गैस नहीं है तो इस कारण से इन दोनों तापमापियों के जो पाठ्यांक है और जिससे हमें उत्तर प्राप्त हुए उनमें अंतर आ रहा है। तो अंतर आने का मूल कारण ये है कि जो गैसें हैं वो आदर्श गैसें नहीं है। वैसे कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं है, तो फिर आदर्श गैस की भांति कब वो अधिक व्यवहार करती है, तो इसके लिए है कि यदि हम दाब को कम रखें, कम दाब पर गैसों का व्यवहार आदर्श गैस से करीब होता है, अर्थात वो ज्यादा आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है। कब? जब दाब का मान कम होता है। अतः हमें प्रयोग जो है वो कम दाब पर करना चाहिए। तो जो कम दाब पर किए गए प्रयोग हैं उसमें उत्तर ज्यादा सटीक आएंगे और इस प्रकार के अंतर कम देखने को मिलेंगे। तो ये अंतर कम प्राप्त हो, इसके लिए ये प्रयोग कम दाब पर किया जाना चाहिए। ये हमारा उत्तर है। आइए अब हम लोग बात करते हैं अभ्यास क्रमांक 6 पर। इसमें दिया है कि किसी 1 मीटर लंबे स्टील के फीते का यथार्थ अंशांकन 27 डिग्री सेल्सियस पर किया गया है। किसी दिन जब ताप 45 डिग्री था, तब इस फीते से किसी स्टील की छड़ की लंबाई को 63 सेंटीमीटर मापा गया। तो जो अंशांकन किया गया वो 27 डिग्री सेल्सियस पर किया गया। θ1 बराबर 27 डिग्री सेल्सियस और इसकी जो लंबाई है, प्रारंभिक लंबाई L1, वो है 100 सेंटीमीटर। जो स्केल है वो 100 सेंटीमीटर लंबी है, 1 मीटर लंबी है। दूसरा ये है कि हमने 45 डिग्री सेल्सियस पर θ2 बराबर 45 डिग्री सेल्सियस था, तो उस दिन छड़ की लंबाई को मेजर किया, यानी कि हम इसको स्मॉल l2 से प्रकट कर दें तो वो लंबाई आ रही थी 63 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि 27 डिग्री सेल्सियस वाले दिन ये छड़ की लंबाई क्या होगी, L1 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो स्टील का रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा दिया हुआ है 1.2 गुणित 10 की घात -5 पर केल्विन, यानी कि 1 केल्विन के ऊपर इतना लंबाई में परिवर्तन होता है। ठीक, तो हम देख लेते हैं कि अगर तापमान 27 से 45 हुआ तो लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ। 100 सेंटीमीटर की जो छड़ थी 27 डिग्री सेल्सियस पर, उसकी लंबाई 45 डिग्री पर कितनी हो गई, ये सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। तो उसके बाद में फिर हम बात कर पाएंगे कि 63 सेंटीमीटर अगर नापते हैं तो वो 27 डिग्री सेल्सियस पर लंबाई कितनी होगी। तो इसके लिए सूत्र प्रयुक्त हो जाएगा हमारा L2 बराबर L1 1 प्लस अल्फा θ2 माइनस θ1। तो इसकी सहायता से हम L2 के मान की गणना कर लेंगे। तो L2 बराबर L1 का मान 100 सेंटीमीटर लिख दें, 1 प्लस अल्फा का मान 1.2 इंटू 10⁻⁻⁵
और θ2 माइनस θ1, 45 में से 27 गया तो हम सीधे यहाँ पर 18 लिख देते हैं। तो इसको हल कर लेंगे और L2 के मान की गणना कर लेंगे तो L2 का मान आ जाएगा 100.0216 सेंटीमीटर। अर्थात 100 सेंटीमीटर की छड़ 45 डिग्री पर जो है उसकी कुल लंबाई हो जाएगी 100.0216। तो अंशांकन में कितना अंतर आएगा? तो जो अंतर आने वाला है वो आने वाला है L2/L1 के बराबर। L2/L1 100.0216/100। अगर 100 भाग लगाए थे हमने तो अब इसके 100 भाग हो जाएंगे, तो एक भाग का मान थोड़ा सा बढ़कर आएगा। तो नई लंबाई जो है वो 63 सेंटीमीटर है, तो पुरानी लंबाई क्या रही होगी? तो हम पुरानी लंबाई का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर L1 बराबर हो जाएगा 100.0216/100 इंटू L2 यानी कि 63। जब आप इसे हल करेंगे तो 27 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उस दिन उस छड़ की लंबाई थी वो 63.0136 सेंटीमीटर थी। तो ये हमारा उत्तर है। धन्यवाद।